हूँ केशव कश्यप। आज मैं रांची में हूँ। फिरायलाल से थोड़ा जब आप लाइन टैंक रोड के रास्ते में बढ़ते हैं तो वहाँ पर है डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। फेमस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट करते हैं और जिस चीज़ की वो ट्रीटमेंट करते हैं उसकी समस्या आज के समय में ज़्यादातर केसेस में देखने को हमें मिलता है। उनसे तो हम सब चीज़ बातचीत उनके बारे में करेंगे ही, लेकिन सर के बारे में बता दें कि सर एक बेसिकली त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ हैं और उनसे हर लेवल पर हम बातचीत करेंगे और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के समय में जो लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है और यौन रोग की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आती है, उस तरह के पेशेंट्स को सर किस तरह से हैंडल करते हैं। सर नमस्कार, द बजस्ट में आपका स्वागत है। सर आप बताएं कि ये जो आप त्वचा या की जो समस्या से ज़्यादा होती है उसके प्रमुख क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि त्वचा के बारे में, चर्म रोग में जी बेसिक चीज ये समझना चाहिए। जिस तरह से 3 तरह का कलर होता है जी जो जी देखते हैं हमें, जी काला, गोरा, सांवला, उसी जी में जी आप एडजेक्टिव लगाते हैं, ज़्यादा, कम, वसी। जी जी ये चीज़ थोड़ा सा लोग इस चीज़ को जागरूक नहीं है, खास करके हम पुरुष। तो ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, ये त्वचा का टेक्सचर होता है, बाई बर्थ होता है। ऑयली और ड्राई फिर नॉर्मल। हाँ, जी तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से उनको समस्याएं भी होती हैं और निवारण के समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बाई बर्थ होता है, वो चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता। हाँ, मतलब तैलीय त्वचा, सामान्य त्वचा और सूखी त्वचा, ड्राई सूखी त्वचा। त्वचा। हाँ, जी तो जैसे ड्राई त्वचा जिनका है, ड्राई स्किन है, जी। उनको हमेशा है कि एक फायदा इनको होगा, पिंपल्स की शिकायत उनको कभी नहीं होगी। अच्छा, जिनकी त्वचा ड्राई रहती ड्राई है, है, ये बहुत बड़ी बात है ये सर। एक बड़ी बात है बस। जी सॉरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राई त्वचा वालों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अच्छा जरा सा मौसम परिवर्तन होगा, गर्मी होगी, स्किन लाल हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी जल्दी चीज सूट नहीं करेगा, रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा। बिल्कुल और सबसे बड़ा बात महिलाओं के लिए जो निगेटिव है वो है कि स्किन पर रिंकल्स जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे। कंपेरेटिवली अदर्स, नॉर्मल Others। और ऑयली के। जी अब हर के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल अब नॉर्मल त्वचा उसमें नॉर्मली सबसे बढ़िया ठीक ठाक है कि वो मैक्सिमम सभी कॉस्मेटिक जो भी यूज करती हैं वो यूज। मेरा यहाँ पर कहना ये है कि ड्राई जिनका स्किन है वो ओवर अलर्ट रहे सामान्य और ऑयली के तुलना में, कि कोई भी चीज़ फलना ने लगाया उसको सूट कर गई, वो ना लगाए। वो अच्छा सबसे पहले वहाँ पर कहीं पे नीचे में अन्य जगह पर लगा कर देख लें, उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें, रिएक्ट होने की अब संभावना परफेक्ट है, नजर आ रहा है तो ही फिर फेस तभी आगे बढ़े। बिल्कुल दूसरा खास करके मैं जो कि औषधीय क्रीम है, जो कि जी मेडिकल से रिलेटेड जो भी ऑइंटमेंट क्रीम है, जी वो कभी किसी की सलाह पर ना ले। तो फला ने, और भले ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, वो उस डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया है, न कि उस बीमारी के। बेसिक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमेशा एक पेशेंट का इलाज करता है, न कि किसी बीमारी का। यदि मेरे पास अगर मदन मोहन कुमार आए हैं तो मैं मदन मोहन कुमार की उम्र, उनका वेट, उनके और भी जो हिस्ट्री है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और क्या क्या संभावना इनकी हो, उनके ऑक्यूपेशन। हाँ, ऑक्यूपेशन जो हम लोग नोट करते हैं तो ऑक्यूपेशन का आधार होता है कि ये इनका जो पेशा है, इससे संबंधित कोई बीमारी होने की संभावना क्या है, किस संस्थान से ये बिलोंग करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके तब हम डायग्नोज करते हैं, तब इलाज। यानी कि सर डॉक्टर जो है उस पेशेंट्स के लिए स्पेशली अगर दिया है तो वही पेशेंट्स हाँ, फिर को उनको सब चीज को हिस्ट्री लेकर के तब उनको देखते हैं कि इनकी पॉसिबिलिटी है, इनके लिए ये चीज, ये दवा सुटेबल होगी। हम मतलब हमारा चिकित्सक समुदाय इस ढंग से किसी भी औषधि के बारे में, चाहे पैरासीटामोल हो या कोई एंटीबायोटिक हो, उसको इस रूप में नहीं लेते कि ये जैसे एक आम कंसेप्शन है, पैरासीटामोल ही लीजिए, क्रोसिन की दवा, क्रोसिन या कालपोल जो सब लोग जानते हैं, बहुत यूज होता है। तो वो एक क्या है, लोगों के दिमाग में है कि ये फीवर की दवा है, इसको खाने से फीवर उतर जाता है, बहुत कई जगहों से ला रहा है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक दोनों है। एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब पैरेक्सिया, मतलब बुखार तो उतारता ही है, साथ साथ में दर्द निवारक भी है। तो हम लोग इस रूप में नहीं ले जाइए। बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि अब कुछ कंपनियां जो है ऐड करा रही है, जैसे क्रोसिन एडवांस वगैरह, कि ये दर्द निवारक के रूप में, तो और सेफ है, मतलब अन्य जो दर्द निवारक औषधियां हैं उनके तुलना में यह सेफ है। सेफ इन द सेंस की कम हानि करता है हमारे इंटेस्टाइन को और स्टमक को एसिडिटी क्रिएट करने में,
तो इस ढंग से हम ये हमेशा पेशेंट को ये बात बताते हैं कि डॉक्टर से दिखाते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये फीस दी, 500 रुपये मेरा चला गया, ये दवाई लिखी, वो तो फलना भी दिखाया था, बोला था कि यही वाला है, हो सकता है कोइंसिडेंटली वही सेम मेडिसिन हो, लेकिन डॉक्टर हमेशा, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, वो पर्सन का इलाज करता है, उस पर्सन बेसिकली वो जो बेसिक पर्सन उसका इलाज करता है। यहाँ पर जैसे मान लिया हमारे पास 4 महिलाएं, उनको मान लिया अलग अलग है, तो मान लिया किसी का स्किन ऑयली है, उनको हम ध्यान में रख के वो दवा लिखे, और दूसरा उसी समस्या से आए, बोले डॉक्टर संजय से दिखाया था, यही दवा लिखे, दिखाने जाओगे, सेम समस्या है, यही लिखेंगे, ले नहीं, यही गड़बड़ हो जाती है। सही बात है। मान ली उनका ड्राई स्किन है, तो उनको मैं वो दवा नहीं लिखूंगा। सही बात है। या उनको कोई पर्टिकुलर किसी चीज सेंसिटिविटी रही हो, या उनको साथ में कोई और दूसरी भी बीमारी हो, तो इस चीज को ध्यान रखें कि जो उनके ऊपर सूट करेगा वही हाँ, और दूसरी दवा से इंटरेक्शन ना हो, दूसरी बीमारी को बढ़ाए नहीं, ये बात का भी ध्यान है। कुछ जैसे औषधियां हैं कि जैसे मान लिया हमने ये दी, उनको ये दवा देने से उस दवा पर, जैसे मान लिया कोई किडनी का पेशेंट पीड़ित है, उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी है, मतलब प्रिकॉशंस लिया गया, तो कुछ औषधियां हैं जो कि बोला गया नेफ्रो केस में नहीं दिया जाए, तो इन बातों को ध्यान में रखे कि क्योंकि सर स्किन काफी सेंसिटिव चीज है आज के डेट में, लोग अपने चेहरे को अवेयर हुए लोग अच्छे होने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने में थोड़ा सा वो सोचते हैं, चाहते हैं कि क्या ऑनलाइन का एक फैशन चला है, ऑनलाइन से मंगा लेंगे, वो 1200 का 1800 का ये दवाई, वही रिएक्शन कर जाता है, उसमें उसने लिख दिया, वो दे दिया, गूगल पर उन्होंने सर्च कर लिया, तो थोड़ा सा यही चीज थोड़ा सा मैं करूँगा। सबसे बड़ी बात, जब आप इतनी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही मतलब ले, खास करके चेहरे के मामले में विशेष रूप से। और अगर कोई आप बीमारी आपको है ऑलरेडी पहले से, कोई अन्य क्रॉनिक डिजीज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि वगैरह, तो खास करके आपको ध्यान में रखना है, खास खाने वाली औषधियाँ जो है वो विशेष रूप से बिना किसी के डॉक्टर की सलाह के ना लगाएं, और चेहरे पर कोई भी क्रीम या कोई भी ढंग का ऑइंटमेंट क्रीम जो भी मेडिकेटेड हो, नॉन मेडिकेटेड हो, वो किसी के सलाह पर या उसको फायदा हुआ है वो हमें भी फायदा करेगा, हाँ, वो ना देखा देखी ना करें। सर ठंड के मौसम में स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, वो उसका कारण क्या होता है? हाँ, ठंड के मौसम में जैसे देखिए, सबसे बड़ी होता है कि यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, इस समय मॉइस्चर लॉस होता है बॉडी का, हमारे शरीर की त्वचा में सेरामाइड। सर फिर धूप में, जब धूप का समय गर्मी का टाइम आता है, तो ऑटोमेटिक चेहरे लोगों के पसीने जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? हाँ, तो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब ह्यूमिडिटी होती है गर्मी के दिनों में, जब पसीना में तभी आएगा। आप गौर करें, जब लू चल रही होती है, 40 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर रहता है आपको जमशेदपुर वगैरह में, तो देखेंगे कि आप जमशेदपुर में कभी उमस वाली गर्मी नहीं होती, लू चलती है, हॉट वेदर होता है, तो उसमें क्या है कि आपका वेपोराइज होते रहता है, मतलब लॉस होता है। ह्यूमिडिटी, पसीना कब आएगा? जब ह्यूमिडिटी रहेगी, जो कि अभी पहले झारखंड में नहीं होता था, हाँ, जैसे उत्तर बिहार में नदियाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ नदी वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, तो ह्यूमिडिटी, जैसे कलकत्ता में जो कोस्टल एरिया है वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो पसीना ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता है, पोर्स खुलते हैं, वहाँ पर आपको एक्ने, एल्गरीज यानी पिंपल्स की शिकायत ज्यादा आपको मिलेगी। दूसरा फंगल इन्फेक्शन ज्यादा मिलेगा जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, फंगस को ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो वहां पर आप जहां से कि आपने पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि जाड़े के मौसम में कैसी बीमारी, जाड़े के दिनों में स्किन ड्राई हो जाती है। नेचुरल जो स्किन का जो ऑयल है, जिसको सेरामाइड कहते हैं मेडिकल टर्म में, और आम भाषा में कहते हैं कि तेल जो भी निकलता है शरीर से, जो कि एक प्रोटेक्शन, उसको नरिश करता है, पोषण देता है हमारा, तो क्या लॉस होता है, ठीक है। जहाँ लॉस होता है तो क्या होता है, स्किन पर असर पड़ता है, स्किन सिकुड़ने लगता है, ड्राई होता है, जिससे क्या है कि स्किन पर फिर इचिंग एक आपको डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। कोई भी इचिंग हो या दर्द हो, इसलिए गॉड ने ऐसा बनाया है कि वो आपको इंगित करता है कि समथिंग रॉन्ग, आपका ध्यान केंद्रित करता है इस चीज को, ताकि आपको इशारा करता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई दर्द ना हो, कोई खुजली ना हो, तो आप ध्यान नहीं देंगे। खुजली है तो खुजली है तो सुखाए तो कोई बात नहीं ना, तो खाली देखने में नहीं, वो खुजलाहट इसलिए देता है कि आप नोटिस कीजिए, उसके उपाय कीजिए। तो हम जैसे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2 तरह का उपाय लोग करते हैं, तेल लगाते हैं, दूसरा है कि मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो तेल जो है वो हमारी बॉडी के सेरामाइड को बाहर निकलने से रोकता है, हाँ, होल्ड करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, अगर हो गया उसको नहीं पूरे करेगा। तो हमेशा नहाने से पहले
अच्छे तेल की मालिश करें। अगर आपको सेंसिटिव स्किन नहीं है तो सरसों तेल की शुद्ध मालिश करें। अगर सेंसिटिव स्किन है तो ऑलिव ऑयल का मालिश करें, खास करके लिम्स में, यानी हाथ पैर में त्वचा जल्दी सूखती है, ज्यादा देखेंगे। हाँ, तो इसमें जाड़े भर अगर चाहते हैं कि हमारा ड्राइनेस ना रहे तो इसमें मालिश करें अच्छे में। चेहरे पर भी आप मलाई भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कॉस्मेटिक कोई चीज भी है। चेहरे पर आप कोई क्रीम, मलाई रात में सोने समय लगा सकते हैं, या मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम कोई भी इसका उपयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर के जैसा है। और लेकिन नहाने के बाद अगर चाहते हैं कि त्वचा आपको सूखती है तो नहाने से पहले तेल लगाएं आधा एक घंटे पहले, और नहाने के बाद और स्नान में हमेशा गुनगुने पानी का यूज करें, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। गुनगुना पानी, हल्का, हाँ से गुनगुना पानी। उसके बाद नहाने के बाद जो है उसके बाद कोई अच्छा सा बॉडी लोशन हाथ पैर में। स्किन बहुत काफी सेंसिटिव चीज है। हाँ, ये चीज है। नहीं, ड्राइनेस जहाँ स्किन को नरिश करने के लिए अगर हमारा नरिश नहीं रहेगा तो हमें फिर क्या होगा, एलर्जी होगी, इचिंग होगी। एक्जिमा क्या है, एक्जिमा इज एलर्जी डर्मेटाइटिस टाइप ऑफ। हाँ, फिर ड्राइनेस होगी, इचिंग होगी, इसी खुजलाएंगे, उसको स्किन रैप्चर होगा। हमने ये भी देखा है सर कि बहुत जगह पे जब लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं ऐसा होता है तो किन्हीं लोगों को स्किन में नोचनी या नोचने का शिकायत ज्यादा होता है, ये भी मेन कारण होता है। नहीं तो वो उनका स्किन सेंसिटिव होता है उस पर्टिकुलर उस यार्न, खास करके मौसम में। यार्न ऊन के प्रति उनकी स्किन सेंसिटिव है, वो एक अलग मैटर है, वो एलर्जिक है। वो उसके लिए एलर्जी, जैसे आपको एलर्जी है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, तो वो वहाँ पर्टिकुलर वो उलन जो भी है उससे उनकी सेंसिटिव, उनका स्किन सेंसिटिव है, तो इसलिए उनको ऐसा होता है। अगर वो पहले कोई कॉटन का कपड़ा पहन करके ऊपर से पहनेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट जहाँ टच होगा तो वो उनको होगा। और उस जैसे कि हमने कहा कि उसके लिए वही है कि थोड़ा कम करेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि खत्म हो जाएगा, उनकी जो सेंसिटिविटी को कम करेगा अगर वो ऑयल लगाएं नहाने से पहले और एक नरिशमेंट कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर यूज करें, बॉडी लोशन, तो उनको कंपेरेटिवली उतना इरिटेशन नहीं हुआ जितना कि नॉर्मल वे में उनको होता है। दूसरा बात, आप अगर साबुन भी, सोप भी बदलें, जाड़े के में कोई मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करें जिसमें कि ज्यादा मॉइस्चर हो। हाँ, तो जिसको सिंडेट बार बोलते हैं, इसका पीएच 5.5 होता है ना, पीएच 5.5 होता है, जैसा कि कुछ कंपनियां भी दिखाती हैं, दावा करती हैं, कितनी सत्ता नहीं है कि वहाँ देखिए ये पीएच है, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे बहुतायत में ज्यादा प्रयोग में आने वाली जो है पॉपुलर में है डव, पियर्स, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको मैं कहता हूँ कि क्योंकि मेडिकेटेड सोप महंगी होती हैं, तो सामान्य में कहता हूँ कि आप है वही उन दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन सोप यूज करिए या कोई भी मॉइस्चराइजिंग सोप यूज कीजिए, तो ठीक है, वो हम लोग कहते हैं। तो त्वचा के बारे में आपने सर बारीकी से हमें चीज़ों को बताया। सर, बाल की समस्या किस तरह से लोगों के, बहुत लोगों के बाल असमय झड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, वो उसका क्या प्रमुख कारण होता है सर? कुछ युवा भी होते हैं जो आज के समय लोग कहते हैं कि हेलमेट नहीं लगाएंगे बाल झड़ जाता है, तो ये क्या कारण होता है सर? देखिए, जहाँ तक बालों का आपने सही प्रश्न पूछा, ये समस्या बढ़ी है लोगों, इसलिए खास करके युवाओं वर्गों में बाल को ब्लीचिंग कराना, स्ट्रेटनिंग कराना, ये सब चीज कॉस्मेटिक का कुछ प्रचलन ज्यादा बढ़ा है, उसका भी दुष्प्रभाव है। और जहाँ तक असमय बालों का पकना, झड़ना तो है ही है, कम उम्र में सर बाल पकने का ये समस्या भी ज्यादा पहले से बढ़ी है। तो उसमें खान पान का भी थोड़ा सा कमी है, मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी एक उसमें कारण है। कैल्शियम पैंथोनेट होता है विटामिन बी का ही एक टाइप है, जिसकी डिफिशियंसी देखी गई है कि मुख्य कारण उसमें माना जाता है। तो खान पान में भी लोग थोड़ा सा भी फास्ट फूड वगैरह की ओर ज्यादा लोग खा लेते हैं। हाँ, बाहर में हो या घर में हो, फास्ट फूड है। वो तो एक अलग है कि बाहर का है तो आपको संक्रमण होने की संभावना है, वो दूसरा पार्ट है। लेकिन अगर फास्ट फूड घर में ही बनाकर मैदे का पूरी खा रहे हैं तो उसको आप हेल्दी थोड़ी कहा जाए। तो थोड़ा सा मतलब कि वेजिटेबल वगैरह पर उतना नहीं, कच्ची मतलब जैसे फल है, फ्रूट सलाद है, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा जैसे हम लोग करते थे पहले, उसमें थोड़ा कम हो गया है। मंगा भी लेते हैं होटल में तो छोड़ देते, थोड़ा सा खाया नहीं। तो मतलब बॉडी को सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग टू सीजन, आप मौसम के अनुसार ही देख लें कि जो चीज उपलब्ध होती है वो चीज का आपको सेवन करना है। आप इतना ही दिमाग में रख लें, चाहे वो फल हो या हरी सब्जियां हो या सलाद से रिलेटेड चीज हो, आप खाली उसी का सेवन करें, आपको पौष्टिकता ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और सवाल दूसरा कि अब हम यहाँ पर गौर करें कि
पकने के लिए तो हमने जैसे कहा कि पेट का ध्यान रखें, भी कारण हो सकता है कि मान लीजिए पेट आपका सही नहीं है, आईबीएस इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम है, सही से पाचन नहीं होता है, जिसके कारण भी डिफिशियंसी हो सकती है कि आप सब्जी खा रहे हैं लेकिन डाइजेशन में बॉडी में मिल नहीं रहा है, तो उससे इससे भी ध्यान दे करके बचा जा सकता है बाल के रास्तों में पकने से। और अगर कोई ऐसी रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है किसी को जिसके कारण से वो डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो बड़े डॉक्टर से नहीं जेनेटिक नहीं होता। बालों का पकना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, मेल पैटर्न बालनेस, ये जेनेटिक होता है। पकना असल में वो कोई वो नहीं। अब रहा तो बालों का झड़ने के कई कारण होते हैं। एक लोकल कारण जैसे बालों में अगर डंड्रफ है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब एक्सेसिव डंड्रफ का होना है, आम भाषा में ऐसे समझे तो बहुत ज्यादा डंड्रफ होता हो तो उसी कारण से भी बाल झड़ते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन है तो एंटी डंड्रफ शैम्पू कोई भी यूज करेंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे, पहले अपने से यूज करके देखें जो भी ओटीसी में है प्रोडक्ट। अगर उनसे नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह दे करके दिखाएं और डंड्रफ को पहले दूर करें, जो दिख रहा है तो उसी कारण बाल झड़े कमजोर कर देते हैं जोड़ों को। और दूसरा है कि मेल पैटर्न बालनेस, जैसे हमने कहा, ये एक बड़ी समस्या जिसको कहते हैं गंजापन, पुरुष का गंजापन। तो ये हार्मोनल है जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहते हैं, मेडिकल टर्म है। इसको थोड़ा ट्रीट करना थोड़ा कठिन होता है और कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही इलाज कराना चाहिए, अपने से ट्रायल नहीं लेना चाहिए। अब है टेलोजन इफ्यूम। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रोलॉन्ग इलनेस, टाइफाइड हो गया आपको, कोई मलेरिया बुखार हो गई या 2-4 लूज मोशन हो गया, तो उसके कारण से भी बाल का झड़ता है। जैसे लेडीज में, फीमेल में डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना, ये एक होता है, ये कोई ऐसा फेज होता है। उसमें हम कोई भी पौष्टिक चीज जो कैल्शियम पैंथोनेट है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन, रिच प्रोटीन का डाइट उससे बालों के पोषण देता है, बढ़ाने में, उगाने में है। तो एमिनो एसिड प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। पानी का सर कितना बड़ा रोल है? बहुत ज्यादा पानी भी लोकल कारणों में हो सकता है कि ऐसा होता है कि जैसे कि वो बाल को रफ कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, जैसे कि उलझते या डंड्रफ को होने में प्रोवोक करते हैं, तो वो भी एक कारण है बालों के झड़ने में। तो पहले हम गौर करेंगे कि ये समस्या हमारी लोकल है, मतलब डंड्रफ वगैरह के कारण है या ऐसे है। और अगर कोई बीमारी से उठे हैं तो मान के चलिए कुछ दिन हमको प्रोटीन, रिच प्रोटीन डाइट हमको लेना है तो बालों की झड़ना। उसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो समझिए कि हमको कुछ गड़बड़ है, तो हमें डॉक्टर से दिखाना जरूरी आवश्यक है। इसलिए हमेशा शैम्पू एक आइडियल यूज करें, ना बहुत ज्यादा हार्श करने वाला शैम्पू हो, बहुत ज्यादा कंडीशनर भी बराबर का प्रयोग ना करें। नेचुरल कंडीशनर यूज कर सकते हैं, नींबू है, दही है, अंडा है, ये सब जो आम भाषा में पत्रिकाओं में हमेशा दिखते हैं, मिलता है, वो प्रयोग करें। चाय की पत्ती है उगली हुई, और लेकिन जो सिंथेटिक कंडीशनर है उसका बहुतायत प्रयोग ना करें। लेकिन पार्टी वार्टी में जाना है तो करें, तो लगा सकते हैं। और ब्लीचिंग वगैरह की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। जो लोग कुछ देखते हैं वहाँ में प्रचलन है बालों को पहले सफेद कर, नहीं, पहले बालों को सफेद करें, ब्लीच मतलब सफेद, उसके बाद उसको कलर कराते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा बताना चाहेंगे सर, बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दूर इससे थोड़ा दूर रहे। मतलब आप कहने का मतलब सर, आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक चीज जितना आप इस्तेमाल करते हैं और फल वगैरह खाते हैं तो ये आपके बालों को बहुत फायदेमंद रहेगा। और प्रोटीन, जैसा मैंने कहा, फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि खास करके वो व्यक्ति जो शाकाहारी हैं उनमें प्रोटीन की कमी होती है क्योंकि मांस मछली खाते नहीं है। उनको प्रोटीन का सोर्स किसी भी रूप में, दूध में, दाल में, राजमा, चना, मूंगफली, बादाम, जो प्रोटीन के सोर्स है, इनका सेवन करना चाहिए। एकमात्र भारतीय व्यंजन में हम देखेंगे शाकाहारी के लिए एकमात्र डेली में है दाल। वो भी गाँव में, ग्रामीण में देखते हैं कि अगर दाल सब्जी का गीली बन गई, झोर वाली जिसको हम बोलते हैं, तो दाल बंद हो गया। तो ये गलत प्रथा है। पहले तो था कि दूध मिल जाता था, गांव में लोग खटाल रहता था, दूध पीते थे। अब तो गांव में खटाल भले रहता है, दूध सारा चलाता है शहर में। तो ये एक विकट समस्या है। तो प्रोटीन का कमी, डिफिशियंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो खास करके शाकाहारियों को विशेष मैं कहना चाहूंगा कि वो प्रोटीन का समुचित सेवन करें किसी भी रूप में। मूंगफली सबसे सस्ता है, राजमा है, चना है, दलहन, जो जितनी भी है सब प्रोटीन के बहुत बढ़िया साधन है, सोयाबीन है। तो इधर से वो अपने कमी को पूरा यूज कर सकते हैं। सर, आप एक यौन रोग विशेषज्ञ के तौर पे भी पेशेंट्स को देखते हैं जी। तो सर अभी के समय में यौन रोग की समस्या किस स्तर पे है, क्यों वो पेशेंट्स ज्यादा आते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग तो जनरली वेनरल डिजीज जो होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसको STI कहते हैं,
जी। उसके लिए ही मुख्य रूप से हम लोगों ने ये बोर्ड में लिखते हैं। लेकिन चूंकि बहुतायत रूप में और इसको डिस्टिंग्विश अलग वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे सिफिलिस, गनोरिया या अन्य यौन संक्रमण एक से दूसरे में होने वाली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं, उनका इलाज करना। लेकिन मैं देखता हूँ कि उससे ज़्यादा रोगी इस चीज़ के आते हैं कि उनका सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है, सही से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या है ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब उसको स्पष्ट रूप में माने लिंगों में लिंगोत्थान की कमी होना, या फोरप्ले के बाद उत्थान होता भी है, कड़ापन आता भी है, फिर बिना वजह लिंग में कड़ापन खत्म हो जाता है। ये यंग में देख रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई उसको बीमारी नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड कुछ भी नहीं है, देखने में भी हेल्दी है, हाइट वेट सब कुछ ठीक है, वो ऐसा भी केस है। दूसरा है कि यौन इच्छा की कमी, बोलता है कि मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तीसरा है जो तीन में जो सबसे मेजर जो कॉमन आते हैं पेशेंट, तीसरा है प्री मेच्योर एजुकेशन, मतलब उनका इच्छा होती है, इरेक्शन भी सही है, लेकिन लिंगोत्थान भी सही है, लेकिन क्या है बिल्कुल तुरंत ही मतलब स्खलन हो जाता है, माने एजुकेशन हो जाता है, जिससे कि फीमेल पार्टनर जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके मैं जो अपना अभी तक का अनुभव रहा है ये उभर के आ रही है। इसमें दो प्रमुख हैं, सबसे बड़ा नंबर 1 पर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा है पीई, प्री मेच्योर एजुकेशन। ये दो समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और जो मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें बहुत बड़ा रोल है एंजाइटी, स्ट्रेस, बाहरी परेशानी, नौकरी की परेशानी, काम धाम बिल्कुल स्वास्थ्य के विपरीत हम लोग का आचरण हो गया है। मतलब दिन में खाने का समय नहीं है, रात में ही जम के खाते हैं, व्यायाम शारीरिक श्रम बहुत कम है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। जबकि स्वास्थ्य का जो कहता है, नियम कहता है कि आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित्त रहें और शारीरिक श्रम ज़्यादा करें। अभी क्या है, शारीरिक श्रम हम कम करते हैं, मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद भी जब हम नहीं कर रहे होते उस समय भी तनावग्रस्त रहते हैं। तो सेक्स एक ऐसा चीज है कि जो कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही है, उस तरह से जैसे उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसी तरह से इसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, उसमें एप्स है, उसमें हार्मोन्स ऐप का काम करती है। तो ये क्या हुआ, हैंग करने लगता है। जिस तरह से कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दीजिएगा या मोबाइल देख लीजिए, हैंग करना शुरू कर देता है। ठीक वही बात मैं ऐसे ही पेशेंट को समझाता हूँ कि ठीक वही बात है। यानी अगर आप सेक्सुअल लाइफ सही जीना चाहते हैं तो भले आप बहुत खुश और प्रसन्न ना हो, लेकिन आप व्यथित, दुखी, चिंतित अगर रहेंगे तो दुनिया की कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। जैसे आपने जो सुना होगा, बहुत प्रचार हुई थी, चर्चा हुई थी वियाग्रा की, सिल्डेनाफिल साइटेट जिसका केमिकल नाम है, वो औषधि खूब बिक रही है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा जो दर्शकों को कि वो सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही काम करने वाली दवा है, यानी यौनोत्थान मतलब लिंग में कड़ापन लाएगी। वो भी हमारे दर्शक जान लें जिनको इस तरह की यौन रोग की समस्या है, बहुत बड़ी बात बता, जो कि कि सिल्डेनाफिल साइटेट जो कि विभिन्न ब्रांड्स के नाम से मिलती है, ऑनलाइन भी आजकल प्रचार प्रसार हो रहा है, खास करके जो लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा अवेयरनेस के लिए, मैन फोर्स ये बहुत बड़ी कंपनी का है, सबसे ज्यादा बहुतायत रूप में ओटीसी रूप में ओवर द काउंटर बिकता है। तो यह सिर्फ और सिर्फ लिंग में जिनके उत्थान नहीं होता है, यानी इरेक्शन नहीं होता है, कड़ापन नहीं होता है, उनके लिए भी काम, उन्हीं के लिए ही कारगर है। और यहाँ पे ये बताऊंगा चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए, इसलिए कि जिनको खास करके हार्ट की डिजीज है या कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और सॉर्बिटेट जो कि जीव पर रखने पर तुरंत देखे होंगे आप कि यहाँ रखने पर ब्लड को, सर्कुलेशन को चेस्ट पेन होने पर लेते हैं पेशेंट में, फिल्मों में दिखाता है, उस तरह की नाइट्रिक ऑक्साइड वाली और औषधि के साथ अगर इसको लेने तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यह पहली बार जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, ये मेरा खास करके शुगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जो ऑलरेडी दवा खा रहे हैं, वो अपने डॉक्टर जो भी शुगर ब्लड प्रेशर उनसे एक बार सलाह लेकर के ही शुरुआत करें। सूट करता है तो सूट, इसके साइड इफेक्ट हैं, कम हैं लेकिन हैं। बहुत सबको बताएगा पैर में दर्द होता है, किसी को सर भारी दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह की समस्या आती है। दूसरा आपकी पीई में, प्री मेच्योर एजुकेशन में या यौन इच्छा की कमी है, उसमें इसका कोई रोल नहीं। यहाँ ये भ्रम दूर कर लें, उसके लिए अलग औषधि है। और हाँ, तो सबसे बड़े तो है कि आपको ये देखना होगा कि औषधि का सेवन कब तक करता रहना है, और मूल कारण वही है कि आपका
चिंतित, व्यथित, हीन भाव, और बहुत सारी चीजें पारिवारिक कलह के कारण होता है। कलह से अगर दुखी हैं तो उसको दूर करने का कोशिश करें सबसे पहले, तभी आपको परमानेंट इसका उपाय मिलेगा। ये मैं पेशेंट को मतलब जब भी ये यौन रोग से जाते हैं उनको आधे घंटे मैंने काउंसलिंग करता हूँ। दुर्भाग्यवश सेक्स के बारे में ऐसे जहाँ की हिंदू मैथोलॉजी में यहाँ शिवलिंग की पूजा होती हो, लेकिन यहाँ आज भी सेक्स बहुत छुपाया गया, जिसके कारण से मिथ बहुत ज्यादा है, मैंने समाज में गलत मान्यताएं बहुत ज्यादा है, और इसका लाभ जो है तथा कथित जो ये ढंग के है, जो इनका पेपर में और रेलवे स्टेशन पर और पेशाब खाना में ये सब देखेंगे, शौचालय में वो ऐड लगा रहता है, परेशान मुझे मिले, धातु झड़ता, फलाना ये सब हमें मिले, और वो उनसे ठगते हैं, और बेचारे ठगा करके आते हैं, वो किसी को बोल भी नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं इसलिए इनको पहले मैं तो मिथ में दूर करता हूँ कि ये सब जो भ्रम हटाइए, और ये पहले ये फैक्ट जानिए, और उसके बाद औषधि तो बात कीजिए। तो सर, हमारे द बज स्टोरी के जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए जैसे मैं जो फैक्ट है कि आहार और विहार, जो कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में जो कहा गया है, जो आप अभी बाबा रामदेव हैं या और भी लोग हैं अपना रहे हैं, योगा जैसे एक महत्वपूर्ण विहार मतलब है कि व्यवहार आपका, दोनों में सुधार की जरूरत है। आहार भी स्वस्थवर्धक लें, कभी कभार के लिए कोई चीज खाना बुरा नहीं है, हैबिट नहीं बनाए। और दूसरा व्यवहार का करते हैं मतलब कि सुबह पर आधा घंटा वर्कआउट जरूर करें, ठीक है। खाने में हरी साग सब्जी सब जो चीज मौसम में उगता हो, पहला बात एक सूत्र बना ले कि जो मौसम में उगता हो वो हमारे लिए उत्तम है। हाँ, ये मौसम को समझना है। खाने में सलाद रफेज का जरूर प्रयोग करें, ठीक है। कच्ची ग्रीन सलाद हो या फ्रूट सलाद, स्प्राउट है वो अगर वो भी मिला के लेते हैं तो ज्यादा है, पेट भी साफ रहेगा, रफेज आपको जाएगी। और तेल से अच्छा है, मैं यहाँ पे करें तो कोई मिथ में नहीं जाए कि रिफाइंड और फलाना ढिकाना, सबसे उत्तम शुद्ध घी है, बशर्ते शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए घर में दूध लें, उबालें, मलाई जमाएं और उससे घी निकालें, खाने भर मलाई आपको हो जाएगी। मैं खुद घर में वही पत्ती निकालती है और मैं घी उसके साथ खाता हूँ, सबसे उत्तम वही चीज है। कोई सनफ्लावर और कोकोनट और वो ठीक है, मूंगफली का तेल जो कि कंपनियां पतंजलि और हमने बना रहे थे, वो भी बंद कर दिए हैं। अदरवाइज ये सनफ्लावर, राउंड राइस, ब्राउन फलाना, उससे अच्छा सरसों तेल खाइए, और नहीं तो सीधे शुद्ध घी खाइए। मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, और मैदे का प्रयोग ना करें, चीनी से दूर रहे, मीठा खाना, गुड़ का प्रयोग कर लीजिए। और रात का खाना कम खाएं, सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी करें, और वर्कआउट जरूर करें, थोड़ा बहुत चलने का आदत डालें, थोड़ी सी आधे घंटे शरीर के ऊपर में कम करना चाहिए। थोड़ी सी बात के लिए ब्रेड लाने में जाना है बगल में, तो मोटरसाइकिल की चाबी खोजे। तो ये सर आपने बताया कि हमारे दर्शकों को कैसे करना चाहिए। सर, कोरोना के टाइम में आप पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग कोरोना वॉरियर्स रहे हैं सर, जरूरत के समय में लोगों को बहुत हेल्प आप लोगों ने किया, तो ये सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया सर? देखिए, ऐसा है कि पहला तो है सलाह तो आपसे लोग मांग ही रहे होंगे सर, पूछ ही रहे होंगे। जी, तो सलाह तो मांग ही रहे थे, लेकिन चूंकि मैं एक सामान्य फिजिशियन नहीं हूँ, तो हम मतलब डॉक्टर तो हूँ ही मैं, लेकिन जो हमारे पड़ोस में जो संपर्क में है वो तो पूछते थे कि ये क्या है, अपडेट है। और क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति आज भी है ये कि बहुत चीज अपडेट नहीं था, धीरे धीरे जैसे हो रहा था वो अपडेट होते थे। तो मैं उनको सलाह था कि भाई ऐप जैसे डाउनलोड करने के लिए जो भी पता चलती थी, जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल हैं हमारे हार्ट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं पहले एक्स, तो हमेशा वो अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक में उनका फॉलोअर हूँ और यूट्यूब पर वगैरह वो हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल में। तो वो जो भी अपडेट देते थे, मैं जो भी कॉन्टेक्ट में आया था उनको अपडेट मैं करता रहा था, और हैवॉक क्रिएट नहीं करना था कि इसको मतलब सावधानी बरतनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं डरा देना है पेशेंट को कि वो एंजाइटी में चला जाए। तो हवा नहीं बना देना है, सही बात है। उसको बनना है कि अपने काम जो है सब कुछ करते थे, सावधानी हर जगह बरतनी है। पेशेंट सर आपसे कॉल करते थे क्या, आपको पूछते थे कि कोई पेशेंट से कोई परेशानी होती थी तो? हाँ, वो जो हमसे संपर्क में पहले पूर्व में चिकित्सा हमसे करा चुके हैं, तो उनको कोई क्वेरी होती थी जो हमसे पूछते थे, तो आप प्रॉपर रिसीविंग तो करते थे, वो जवाब देते थे। हाँ, वो तो समय तो फ्री था, उनसे ही जहाँ तक हो सकता था वो जितना
जितना आपसे बन पड़ता था जितना, हाँ, जितना मैं अपडेट रहता था उस समय अनुसार मैं उनको बताया था कि कोई सावधानी बरतें। यहाँ सर आप देखते हैं तो अपना मेडिकल शॉप भी बगल में है, जी। तो वहाँ से लोग अपना कुछ नहीं, तो मैंने जैसे क्या मेडिकल शॉप जैसे बगल में या जो एडवाइस आप देते हैं, तो वो पेशेंट जितने भी आपके पास आते हैं जी तो उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने जितने भी चीज़ों को बताया जी। आते हैं, तो कहाँ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं सर अपने यहाँ रांची शहर के अलावा? रांची शहर के अलावा तो डाल्टनगंज, पलामू से भी लोग आते हैं पेशेंट। ये क्योंकि हमारे दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है सर कि हजारीबाग से भी आते हैं पेशेंट, और आपके बाकी सिल्ली, मुरी, सराउंडिंग बेड़ो, गुमला, जो भी समीपवर्ती जो भी क्षेत्र है, आसपास के रांची आसपास के इलाके के लोग हैं, खूटी है, वो इधर बुंडू है, तमाड़ है, मतलब कहें तो सर रांची के लगभग सारे जो मेन एरियाज हैं उस एरिया से लोग आपके पास दिखाने के लिए दूर में सबसे सर्वाधिक दूर से आने वाले में पलामू है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। अब क्योंकि मेडिकल कॉलेज अब खुल रहा है तो हो सकता है कि अब मतलब संख्या घटे या जो भी। और जैसे धनबाद है, जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर से पेशेंट बहुत कम आते हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, TMH है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, उपलब्ध है, तो वहाँ लोग वही नेचुरली है कि वो प्रेफर करेंगे वहीं। हाँ, हजारीबाग, रामगढ़ यहाँ तक के पेशेंट आते हैं, और इधर गोला, कतरास, इधर बोकारो, यहाँ से पेशेंट आते हैं। तो और सबसे जैसा कि मैंने बताया सर्वाधिक दूर में डाल्टनगंज, पलामू जिला से लोग। क्योंकि ये सर हमारे दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग जैसे रांची के लोग हैं, आसपास के लोग, कितने लोग कहें तो आप लगभग सारे जितने भी मेन झारखंड के इलाके हैं सब से लोग आपके पास पहुंचते हैं दिखाने के लिए। जी। तो सारी बातों को सर आपने बेहतर तरीके से हमें बताया, और काफ़ी अच्छा लगा कि एक एक चीज़ को आपने जो एक सरल शब्दों में कहें, एक सटीक शब्दों में कहें, तो आपने एक्सप्लेन किया अच्छे से। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही तो ये थे डॉक्टर संजय कुमार सर, जो एक कहें तो चर्म रोग और यौन रोग विशेषज्ञ हैं, और बाल की जो समस्या आती है उनको भी सर ने बारीकी से बताया है। और तीनों चीज़ों पे कहें तो चर्म रोग जो स्किन के लोगों को प्रॉब्लम होती है, या बाल की समस्या ज़्यादा होती है, झड़ने की, टूटने की, असमय नुकसान जो बालों को पहुंचता है, उसके साथ साथ जो यौन रोग की समस्या सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है, और कोरोना में किस तरह से लोग सर हेल्प कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स थे, अपने पेशेंट्स को सलाह दे रहे थे फ़ोन पे, तो ये सर ने बखूबी बताया है। और बिजनेस की ऐसे ही खबरों से हमसे आप जुड़े रहें। इस खबर को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें द बज़ स्टोरी, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें द बज़ स्टोरी। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं गौरव और मैं केशव कश्यप। शुक्रिया।